हमारे जीवन में बाकी कुछ खराब हो या ना हो, दिमाग जरूर खराब हो जाता है, जिसको आप मन कह सकते हैं, दिमाग कह सकते हैं। चाहे वो पैसे रुपए का मामला हो, चाहे वो संबंधों का मामला हो, पति पत्नी का मामला हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला हो, या फिर कोई भी मामला हो, किसी भी मामले को लेकर दिमाग या मन खराब हो सकता है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि इस सिलसिले को लेकर एक दिमाग या मन के डॉक्टर से ही इस बारे में बात की जाए और समझा जाए कि अगर हमारा मन खराब हो या हमें किसी तरीके की मानसिक तौर पर तकलीफ हो, तो उस तकलीफ को हम कैसे जो है कि ठीक करें। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। डॉक्टर साहब नमस्कार प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हरलीन रेहल, जो कि एमफिल कर चुकी हैं मनोचिकित्सक में, और पीएचडी जो है कि इनका प्रोसेस जो है कि जारी है। 10 साल का एक बड़ा अनुभव जो है कि लोगों को मानसिक थेरेपी देने में, लोगों को काउंसलिंग करने में जो है कि ये कर चुकी हैं। तो हरलीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये साइकोलॉजिस्ट होता क्या है, क्या करते हैं ये? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मैं बोलूँगी कि आपने जैसे अभी मेंटल हेल्थ, मन के डॉक्टर, इस तरीके के कुछ वर्ड्स यूज़ करें। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली हमारे मेंटल हेल्थ से डील करते हैं जी। जब मैं मेंटल हेल्थ की बात करती हूँ, मेंटल हेल्थ एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक हमारा माइंड का स्टेट है जो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि हमारी इमोशनल हेल्थ किस तरीके की है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है, क्या हमारे कुछ ऐसे दिमाग के कोई रोग हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, क्या महसूस करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, स्ट्रेस में आके हम किस तरीके से कोप करते हैं, हमारी लाइफ की डिसीजन मेकिंग कैसी रहती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को शेप करती है। हमारा जो पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है लाइफ को देखने का, लाइफ को एक्सपीरियंस करने का, वो कहाँ से आता है? वो हमारे मेंटल हेल्थ से आता है कि हमारी मेंटल हेल्थ किस तरीके की है, हम अपने लाइफ के सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को किस तरीके से डील कर रहे हैं, या कोई मेंटल हेल्थ, कोई डिसऑर्डर, कोई बीमारी से कोई सफ़र कर रहा है। सो साइकोलॉजिस्ट उन चीज़ों को समझ के, उनको एनालाइज करके, उनको ऑब्जर्व करके, अपने टेक्निकल या नॉलेज से उसको समझ के कहीं ना कहीं डायग्नोज करके हम थेरेपी, काउंसलिंग, उनको ट्रीट करने के लिए हम प्लान करते हैं। हरलीन जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मुझे मानसिक तौर पे कुछ दिक्कत हो रही है या मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, तो मैं सोचूंगा क्यों ना थोड़ा कहीं घूम फिर के आ जाए, दिमाग फ्रेश हो जाए, मूवी देख लूँ, शाम को साथ दोस्तों के साथ बैठ के 2 पैग लगा लूँ और नाच गाना कर लूँ और दिमाग फ्रेश हो जाता है। जहाँ तक औरतों का सवाल है, थोड़ी शॉपिंग कर लें, थोड़ी सी इधर-उधर घूम आएँ, ठीक है? और वो अपने दिमाग को फ्रेश कर लेती हैं, मन को फ्रेश कर लेती हैं, अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर लेती हैं। ये जो सॉल्यूशन है, जीवन के मानसिक तनाव को दूर करने का, इससे अलग आप क्या करती हैं? ओके, जो आपने सजेस्ट किया, आई थिंक ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब रिकूप करना, रिफ्रेश करना, अपने रूटीन से ब्रेक लेना और उन चीज़ों में टाइम स्पेंड करना जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं। मगर ये सल्यूशन, अगर मैं बोलूँगी कि सल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। अगर आपको कोई चीज़ ट्रबल कर रही है, सबसे पहले तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हुए कि हमें शॉपिंग करने की, ड्रिंक करने की या रिफ़्रेश होने की नीड कितनी फ़ील होती है। रोज़ नीड फ़ील होती है, कभी-कभी होती है, हफ़्ते में 1 आधी बार होती है। तो वो जो टाइम है ना अपने साथ बिताना,
इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करना, थोड़ा अपने बारे में अवेयर होना, वो बहुत ज़रूरी है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारे कोई फीलिंग्स माइंड में फील हम बार बार कुछ कर रहे हैं क्या, कोई ऐसी थॉट्स हैं जो हमें बहुत परेशान कर रही है, जिससे हम इस्केप चाह रहे हैं, जिससे हम चाह रहे हैं कि हमें डील ना करना पड़े, या हम थोड़ा सो जाएं तो हम ठीक हो जाएंगे। सो वो सेल्फ अवेयरनेस, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि हम किस तरीके से चीज़ों से कोप अप कर रहे हैं। क्या सिर्फ हम यही तरीका ढूंढ रहे हैं कोप अप करने के लिए लाइफ में, या अपने लाइफ में जो इश्यूज हैं, मसले हैं, उनको देखने का, उनको उनसे डील करने का कोई और भी वे आउट ढूंढ रहे हैं। जी, अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि किसी को आर्थिक तौर पे बहुत नुकसान हो गया। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का माहौल है उस तरीके में, जैसे कोरोना जैसे सिचुएशन आई, बहुत सारे बिजनेसेस जो है कि बिल्कुल धराशायी हो गए। और कोई आदमी बहुत कर्जे में डूब गया है, या वो उसका बिजनेस तबाह हो गया है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे वो, और अपने आप को बहुत अलग अलग ख्याल उसके दिमाग में आते हैं, चाहे वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेने का हो, चाहे वो रोज़ ड्रिंक करने का हो। इस तरीके की परेशानियों को आप अपने क्लिनिक में किस तरीके से आप डील करती हैं, या हमारे जो नॉर्मल दर्शक हैं किस तरीके से उस चीज़ को जो है कि वो डील करें? राइट। देखिए, हमारे लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ऐसे सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे एट सम पॉइंट इन टाइम, है ना। हम फेस कर सकते हैं वो सर्कमस्टांसेस, जैसे आपने बताया आर्थिक प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल इश्यूज, जो हर इंसान आई थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम फेस करता है या करी होगी किसी ना किसी ने। अब देखो, इन डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को किस तरीके से डील कर रहे हैं। कोई हो सकता है कि उस प्रेशर में आके वो बहुत स्ट्रेस में आ जाए, एकदम माइंड एक्सट्रीम लेंथ पे चले जाए, अपने आप को हानि, सुसाइडल थॉट्स आ जाए, अपने आप को हानि पहुंचाने के ख्याल आ जाए कि अरे ये अब सिचुएशन कैसे होगी। मतलब कि उससे डील करने की जो स्ट्रेंथ है, हो सकता है वो नहीं जुटा पा रहे हों, तो माइंड जो है वो बहुत नेगेटिव या बहुत एक्सट्रीम साइड पे जा सकता है। एक डील करने का कभी कभी ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है। कभी कभी हम ऐसे थ्रू माय वर्क हम इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, जो भी हमारा कंसर्न है, हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, किन किन तरीकों से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं कि हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। ड्रिंक कर लेना टेम्पररी चीज़ों से आपको रिलीफ मिल जाएगी, मगर कल सुबह दोबारा प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी होएगी। सो दैट मीन्स कि डील करना सिचुएशन से कैसे करा जा सकता है, वो हम काउंसलिंग या थेरेपी में एड्रेस करते हैं। राइट। एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अभी नई नई शादी हुई है, और लड़की अपने ससुराल जाती है, और वहाँ पे बहुत सारे एक्स वाई जेड जो है कि सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लड़के का कहीं और अफेयर है, या फिर उसकी आदतें ऐसी हैं जो लड़की को पसंद नहीं है, या लड़की की कुछ ऐसी आदतें हैं जो लड़के को पसंद नहीं है, और अभी महीना 2 महीना होता है कि दोबारा उसको रिटर्न होके घर आना पड़ता है। एक एक लड़की के दिमाग में या एक लड़के के दिमाग में जो ख़्याल सालों से बुन रहे होते हैं कि मेरे सपनों की रानी आएगी, राजकुमारी आएगी, राजकुमार आएँगे, ठीक है, और हम पहाड़ों की वादियों में शाहरुख खान की तरह जो है कि वो गाने गाएँगे, और वो अचानक जो है कि वो ट्रेजेडी में जो है कि, तो इतने लंबे समय तक किसी सपने को रखना और अचानक उसके टूट जाना, और उस टूटने से जिस तरीके की मानसिक सिचुएशन क्रिएट होती है, खास तौर से हमारे युवाओं में, उससे लोग कैसे निपटें, उसको एड्रेस करने का सही तरीका क्या हो सकता है? ओके, सो हम पहली बात है कि जब भी किसी से शादी करने जा रहे हैं या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हम प्री मैरिटल काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। एक तो है कि शादी हुई, प्रॉब्लम आई, हम एक एक्सपर्ट के पास चले गए। एक है कि शादी करने से पहले हम प्री मैरिटल काउंसलिंग भी करा सकते हैं, जहाँ पे हमें पहले से पता हो सकता है कि
जब मैरिज में, रिलेशनशिप में क्या पॉसिबल ऐसे आउटकम्स हो सकते हैं, क्या पॉसिबल चैलेंजेस आ सकते हैं, जो एज अ कपल उनको बिठा के हम एड्रेस कर सकते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, चाहे वो लिविंग अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो फ्यूचर प्लानिंग है, चाहे वो चाइल्ड प्लानिंग है, जो मेजर लाइफ के इश्यूज हैं, जो या फॉर एग्जांपल आल्सो पर्सनालिटी कंपैटिबिलिटी, कि आप कितने कंपैटिबल हैं एज इंडिविजुअल्स, एज पर्सनालिटीज, आपकी थॉट प्रोसेसेस कितनी अलाइन होती हैं, आप अपने इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करते हो। लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट एक कपल में होना बहुत नेचुरल है, बट आप उनको रिजॉल्व कैसे कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। So premarital counseling is one way where you can know your partner from a very different way, from a very different perspective, जो ज़्यादा common नहीं है, मगर it can be extremely helpful and beneficial for lot of people. तो आप समझ लें, डॉक्टर साहिबा का ये कहना है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं और आपके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, फिर भी बहुत संभावना है कि शादी के बाद जो वास्तविकता के धरातल पर चीजें ना मिले। तो इससे बेहतर है कि आप, क्योंकि आप किसी को देखने गए हैं, आपने एक दिन में बात कर ली, तो उससे पता नहीं चलता कि आदमी के अंदर की पर्सनालिटी क्या है या उस लड़की के अंदर की पर्सनालिटी क्या है, और वो एक दूसरे से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एक बेहतर होगा कि हमारे मानसिक डॉक्टर के साथ एक बार शादी से पहले बैठें और यह जानने की कोशिश करें कि अगर आप दोनों में शादी होती है तो आने वाले समय में आपका जीवन किस दिशा में जाने वाला है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी ठीक है। अब डॉक्टर साहिबा, ये तो हो गया पहले की बात, हो जाए उसके बाद जब चीजें क्रिएट हो तब क्या? देखिए, थोड़ा सा हमको ये भी समझना है, जैसे आपने बोला कि एक ड्रीम लेके लोग शादी करते हैं, है ना। तो जब शादी हो गई तो एक एक्सपेक्टेशन आ गई कि ये इंसान है जो सब कुछ होगा, फ्रेंड भी होगा, पार्टनर भी होगा, हस्बैंड भी होगा, वो सब रोल्स प्ले करेंगे। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम हर चीज़ एक इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब हम हर चीज़ एक इंसान में ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें थोड़े समझ में आएगा कि ये शायद अनरियलिस्टिक है। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी टूटती हैं, जब वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं, तो बहुत नेचुरल है हम थोड़ा सा विड्रॉ कर जाते हैं, हमें लगता है अरे हमारा डिसीजन खराब हो गया है इस तरीके से। मगर अगर मैरिज के बाद भी ऐसी चीज़ें आती हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगेन हमें उनको कैसे रिजॉल्व करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग दो लोग कैसे मिला के बैठ सकते हैं कि वो उस उस इश्यू को, उस कंसर्न को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे रिजॉल्व करा जाए, रादर दैन उसको एक मुद्दा बनाने के बजाय जो भी आप महसूस कर रहे हो, जो भी आपके माइंड में सोच चल रही है, आप बैठ के उस पर चर्चा कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ है ऑफ कोर्स, एक एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, मैरिज काउंसलर के पास आप भी जा सकते हो, जहाँ पे वो एक न्यूट्रल पर्सन है, ट्रेन्ड पर्सन है, जहाँ पे आपके जो इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं, एट यू नो वो आपकी मैरिज को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों के कम्युनिकेशन पैटर्न्स में कोई कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आ रही है तो वो कैसे रिजॉल्व हो सकती है, जो आपकी कंसर्न्स हैं, जो आपके इश्यूज हैं, वो कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं। सो मैरिज काउंसलिंग कैन ऑल्सो, कपल काउंसलिंग कैन ऑल्सो हेल्प उन टाइम्स पे जहाँ पे शादी के बाद ही दिक्कत, कोई तकलीफ आती है। राइट। हरलीन जी, कुछ समय से जब से लड़कियों की जो एजुकेशन चीज़ों को लेके लोग अवेयर हुए हैं, तो जो एज की जो मैरिज है, जो मैरिज की जो एज है वो बढ़ी है। जी। और आप जो है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 16-17 के बाद, 18 के बाद वो सेक्सुअली जो है कि अपने आप को ग्रो अप कर लेता है। तो उससे पहले जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिलेशनशिप है, जो कल्चर है, वो भी बड़ा है, और शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप का भी कल्चर बड़ा है। अभी मोहाली में एक घटना हुई है कि एक कपल था और उससे ने जो है कि काफ़ी टाइम वो रिलेशन में भी रहे, लेकिन जब लड़की को पता लगा कि ये सूटेबल नहीं है, ये काफ़ी अग्रेसिव है या उसकी सोच उससे नहीं मिलती है, और जब उसने शादी के लिए रिफ्यूज़ल किया,
तो लड़के ने, हालांकि उसके गांव में उसको एक अच्छा कबड्डी का प्लेयर माना जाता था, एक अच्छा लड़का माना जाता था, उसने सड़क के बीच में लड़की को तलवारों से जो है कि वो काट दिया। मैं उन कपल्स के लिए ये बात करना चाहता हूँ, और कि किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, शुरुआती दौर में तो लगता है कि नहीं, दिखने में ठीक है, खूबसूरत है तो ठीक है, इट्स ओके, पैसे वाला है तो इट्स ओके। उसके अलावा बॉयफ्रेंड बनाने से पहले, गर्लफ्रेंड बनाने से पहले, या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो जो जितने टाइम तक का भी उनका रिलेशन हो या आगे भी रहे, तो वो उसमें किसी तरीके की इस तरीके का रिजल्ट ना आए। ओके। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि हर हर रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, बड़ी पर्सनल होती हैं कि वो लाइफ में क्या चाह रहे हैं। कई लोग रिलेशनशिप्स में पैसा चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहते। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ इमोशनल कनेक्शन चाहिए, पैसा हो नहीं हो, लिविंग आपकी अच्छी हो नहीं हो। सो सबकी प्रायोरिटीज़ रिलेशनशिप्स में से अलग हैं, तो वो आई थिंक वो बहुत पर्सनल है। बट अगर मैं बेसिक लेवल पे कहूँ कि हम एक रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको माइंड में क्या रखना चाहिए, मैं वो ये बोलूँगी कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, रादर दैन जंपिंग इनटू समथिंग कि हमें ये पसंद है, इससे शादी कर लो। टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टाइम स्पेंड करने से ही आप एक इंसान को जान सकते हो, उनकी बिहेवियर्स, उनकी एंगर, उनकी अग्रेशन को जान सकते हो। अब इस केस में जैसे आपने बताया, उन्होंने जब टाइम स्पेंड किया तभी उनको पता चला कि शायद ये कंपैटिबल उनके साथ नहीं है, मगर दूसरी एंड पे वो रिसीव नहीं अच्छे से हुआ। हो सकता है वो रिजेक्टेड फील करा हो सकता है एक उनकी कोई साइकोपैथोलॉजी हो सकता है कोई कोई किस किस्म से कोई मानसिक बीमारी से वो सफ़र कर रहे हो कि इतनी इम्पल्सिविटी में आके उन्होंने बिना सोचे समझे कि उनका एंगर, गुस्सा इतना इम्पल्सिव हो गया कि उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस रियलाइज़ किए बिना ही इतनी बड़ी चीज़ कर दी। तो अगेन वो रिसीव कैसे हो रहा है दूसरे एंड से, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपने अपना साइड बोल दिया, बट वो रिसीव हो रहा है उसी हेल्दी माइंडसेट से या नहीं, वो एक क्वेश्चन है। सो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको लग रहा है कि ये कंपैटिबल नहीं है या ये नॉन निगोशिएबल है, वहाँ पे उन चीज़ों पे अपना स्टैंड रखना बहुत ज़रूरी है, रादर दैन गेटिंग सॉफ्ट कि इमोशनल होके कि नहीं नहीं चलो ठीक हो जाएंगे, बाकी सब शादी के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यूजुअली ऐसा नहीं होता। जो जिसकी पर्सनालिटी है वो वैसी पर्सनालिटी ही रहती है। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मगर कंप्लीटली 360 डिग्री को चेंज नहीं हो सकता। सो आई थिंक ये आँख कान मुंह खोल खोल के आपको आई थिंक वो डिसीजन मैरिज का लेना आई थिंक चाहिए, रादर दैन जस्ट जंपिंग इनटू समथिंग, क्योंकि इमोशंस कनेक्टेड हैं। बट ऑल्सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड कि हम टाइम स्पेंड करके हमारी कंपैटिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही। बहुत सारे युवाओं के दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि वो लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें। मन के डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहती हैं कि क्या ठीक है, लव मैरिज ठीक होती है या अरेंज मैरिज ठीक होती है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लव अरेंज आर जस्ट सर्कमस्टांसेस इन लाइफ। अगर किसी को लव मिल गया, किसी को कोई शादी करने के लिए रेडी है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, और उनके लाइफ में कोई पार्टनर है जिनको लगता है कि इनके साथ आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ, तो वो लव मैरिज हो गई। अरेंज मैरिज में हो सकता है इफ यू हैव नॉट फाउंड द पर्सन इन योर लाइफ एंड यू स्टिल मेंटली रेडी फॉर मैरिज, आप आगे गए, आपने शादी कर ली, चाहे वो अरेंज मैरिज करी। सो आई थिंक लव अरेंज में कोई ऑप्शन नहीं है, बट मैरिज के लिए प्रिपेयर होना मेंटली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मैरिज के लिए रेडी हैं और हम अपने पार्टनर में क्या चीज़ें ऐसी चाहते हैं या चाहेंगे हो, वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपको अरेंज सेटअप से मिले या चाहे वो लव मैरिज के थ्रू मिले। मैंने देखा है कि लव मैरिज होते हुए भी जो बाद के रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है? देखो, लव मैरिज आपको गारंटी नहीं दे रहा कि मैरिज में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या मैरिज में या डिवोर्सेस नहीं होंगे। देयर आर लॉट ऑफ लव मैरिजेस हु आल्सो अंडरगो डिवोर्स। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, रीजन बहुत कुछ वो शुरू शादी से पहले लव करने के प्रोसेस में कुछ गलती हो जाती है या कुछ और रीजन है?
आई वुड से जब दो लोग एक एक स्पेस शेयर करते हैं, इमोशनल स्पेस, फिजिकल स्पेस, फैमिलीज शेयर करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटीज़ की बहुत डिफरेंट साइड्स आती हैं जो एक रिलेशनशिप में अदरवाइज नहीं आती थी। क्योंकि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तब आप इन चीज़ों से डील नहीं कर रहे, आप मे बी एक दिन में 3 घंटे मिल रहे हो, एक हफ्ते में 2 दिन मिल रहे हो, बट व्हेन यू आर लिविंग विद समबडी 24/7, आपको उनकी वो साइड्स भी नज़र आ रही हैं जो शायद 5 साल, 2 साल, 4 साल के रिलेशनशिप में नहीं नज़र आई थी। अब वो कितनी एक्सेप्टेबल होती हैं एक दूसरे को, वो कैसे उनसे डील करते हैं, अगेन इट कम्स डाउन टू दैट कि आप उसको, चीज़ों को, मुद्दों को कैसे रिजॉल्व कर रहे हो। सो इट कम्स डाउन टू दैट। तो जो कर पाते हैं, जो एक्सेप्ट कर पाते हैं, जो चीज़ों को समझ पाते हैं, जो एक दूसरे की तरफ एक अंडरस्टैंडिंग अप्रोच रख पाते हैं, वो उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। जहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है एडजस्टमेंट की, वहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी उनको चैलेंजेस थोड़े से फेस करने पड़े। मैं उन बच्चों को के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा जो अभी जस्ट 12वीं पास किया है जिन्होंने, और वो 18-19 साल के बच्चे हैं, और उनको उनको प्यार बहुत जल्दी होता है, और होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया वो सामने वाला ही है, ठीक है। और नॉर्मली ये जो चीज़ें होती हैं वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में ज़्यादा होती है, और वहाँ पे एक आता है प्रेशर, और प्रेशर में आके वो कर लेते हैं शादी, ठीक है। शादी के बाद जैसे ही थोड़ी मेच्योरिटी बढ़ती है 3-4 साल के बाद, फिर पता लगता है यार इसकी दुनिया और मेरी दुनिया तो अलग ही है। वो पूरा प्रोसेस ऐसा क्यों होता है, और ऐसे बच्चे किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, आई क्योंकि थिंक मैंने एज का जो जिक्र किया, वो नॉर्मली आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी आ रही होंगी, आपके सामने इस तरीके की चीज़ें आ रही होंगी कि जो कम एज में, अनमेच्योर एज में, हालांकि वो एडल्ट की एज हो जाती है, फिर भी वो चीज़ें जब जब करियर या उस तरीके की चीज़ों का काम करना होता है, वो तभी इन तरीके के प्रोसेस में जो है किया जाते हैं। और उस आने में रोल सिर्फ उन बच्चों का नहीं होता, उस फैमिली का भी होता है, ठीक है। जिसका बच्चा अभी 18-19 साल का है और वो करियर को छोड़ के वो अपने लव या अपने पार्टनर या अपने उस वाले प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है या दे रही है, फैमिली के लोग उससे किस तरीके से डील करें, और जो एडल्ट इस बात को समझता है या सुन रहा है वो इस बात को कैसे डील करें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैव रिलेशनशिप्स एंड एक्सपीरियंस इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी इन दिस एज ग्रुप। अब माइंडसेट जैसे आपने फैमिली का भी किया कि अगर फैमिली को कभी कभी पता चल गया तो प्रेशर शादी का आ जाता है, राइट। तो इस एज ग्रुप के जो यंग एडल्ट्स हैं वो उन इश्यू से डील कर रहे हैं, है ना। अब अब मैं बोलूँगी कि 25 ईयर्स तक तो हमारी डिसीजन मेकिंग ही डेवलप होती है। तो अगर कोई 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में शादी करने की सोच रहा है अभी, तो उनकी डिसीजन मेकिंग ही डेवलप नहीं हुई। तो वहीं थोड़ा सा फॉल्टी आपका वो आ गया, जहाँ पे आप सब चीज़ इग्नोर करके आप सिर्फ एक चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हो, तो एक वो रीज़न हो सकता है। जैसे दूसरी चीज़ बोली कि आपकी नीड फॉर इंटीमेसी इतनी हाई है दैट आपको लगता है बस शादी हो जाए, दैट कुड बी अनदर रीज़न। फैमिली क्या कर सकती है, अगेन अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है कि हम इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, थोड़ा टाइम देकर। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। शादी करना, फटाफट करना एक इम्पल्सिव चीज़ है कि चलो शादी करो और चीज़ें ख़त्म करो, बट अगेन थोड़ा सा टाइम दे के, थोड़ा पेशेंट होके ये इन यंग एडल्ट्स के साथ, क्योंकि सब इस एज ग्रुप से गो थ्रू करे हैं, सो वो थोड़ा सा पेशेंस और उनको अंडरस्टैंडिंग और वो टाइम देना कि ये एक ऐसे टाइम से गो थ्रू कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स शादी करना इज अ पर्सनल डिसीजन, समबडी कैन गेट मैरिड एट 22, समबडी कैन गेट मैरिड एट 32, पर्सनल डिसीजन है। मगर इस एज ग्रुप में खासकर देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ ऑल्सो जो प्रायोरिटी होनी चाहिए पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, करियर, पढ़ाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जब हमने ये चीज़ समझ ली, हमने इसको टाइम दिया, हमने उसको पेशेंस से अंडरस्टैंड किया कि शादी विल ऑलवेज बी एन ऑप्शन, तो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ साथ अपने अपने करियर्स को भी कैसे बना सकते हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, लाइफ में और चीज़ें हैं हम उनकी तरफ भी कैसे ध्यान दे सकते हैं। दीज आर सर्टन थिंग्स अगेन जो सेल्फ अवेयरनेस से आती है, जो एक दिन नहीं शुरू होती, मगर
बचपन से एक प्रोसेस है जो शुरू होता है। आजकल स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, वेयर लॉट स्टूडेंट्स कैन मेक गोइंग टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अ वेरी नॉर्मल थिंग, कि अगर आपके पास इश्यू है, कोई मुद्दा है, आप स्कूल काउंसलर के पास जाओ। उसको नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। तो ये इश्यूज बहुत सारे अवेयरनेस से उनको देखने का तरीका बदल सकता है। अगर हम थोड़े से अवेयर हो जाएं कि हम एक डिलेमा में, हमें क्या करना चाहिए, वी कैन ऑलवेज कंसल्ट अ प्रोफेशनल, वी कैन ऑलवेज गो टू अ ट्रेन्ड पर्सन जो आपको एक उस सिचुएशन से डील करने के वेस आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ये सवाल मेरा जो है वो उन पेरेंट्स के लिए है जो एक बेटी के बाप हैं या माँ हैं, और जब भी इस तरीके का कोई मसला उठता है, ख़ास तौर से इस एडल्ट एज में, तो वो समझते हैं कि जिस बेटी को हमने इस तरीके से पाला है, जो मेरी दुनिया थी, अचानक जो है कि अब वो मुझसे अलग हो रही है या मेरी बात नहीं सुन रही है, और ये मसला कहीं न कहीं बहुत ऑनर किलिंग से भी जुड़ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है कि इसमें आती हैं। इस तरीके के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो क्योंकि अब जिस तरीके का समाज हमारा बदल रहा है, उसमें इंटरकास्ट रिलेशनशिप, इंटरकास्ट मैरिज और दूसरी सारी चीज़ें भी जो है कि वो बढ़ रही हैं। जिस तरीके से चीज़ें खुल रही हैं, वो शादी से पहले रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो कल्चर बढ़ रहा है, उससे जो इस तरीके के पेरेंट्स जो सोच रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैंने अपनी जो पूरा जीवन है इस बच्चे के लिए दिया है या इसकी परवरिश के लिए दिया है, वो ये सारे डिसीजन भी कि उसको किसके साथ रिलेशन रखना है, किसके साथ मैरिज करना है, किस परिवार के साथ जुड़ना है, वो भी मेरे के अकॉर्डिंग ही ले। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप किस तरीके से एडवाइस करेंगी ताकि वो उस मेंटल टॉर्चर से अपने आप को जो है कि बचाएं? देखिए, आई थिंक इट इज़ वेरी नेचुरल अगर पेरेंट्स इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, थोड़ा सा हर्ट एक्सपीरियंस करते हैं ऐसी सिचुएशंस में, बिकॉज सडनली उनके जो बच्चे हैं, बेटा है या बेटी है, उन्होंने वैसा लाइफ में बड़ा डिसीजन ले लिया होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि बहुत नेचुरल चीज़ है। जहाँ प्यार है, जहाँ अटैचमेंट है, वहाँ पे ये एक्सपीरियंस करना नेचुरल है। दूसरी चीज़ है कि इस अगेन मैं बोलूँगी कि उस रिलेशनशिप को वो बिल्ड करने की हेल्प कर सकते हैं, कि ठीक है, जो हो गया है वो हो गया है, मगर क्या हमने उस चीज़ को एक दीवार की तरह बना के रखना है और रिलेशनशिप को अफेक्ट होते रहना है, डिस्टेंस बनाना है, गैप बनाना है, या हमने उस चीज़ को, उस गैप को कम करना है। अपनी हर्ट को अंडरस्टैंड करके क्या हम उस अपने बच्चों से, लड़का से, लड़की से, क्या वो रिलेशनशिप दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं उनको वो टाइम देके? क्या हम वो दोबारा जो प्यार है उस पे हम दोबारा काम कर सकते हैं? एट द एंड ऑफ द डे तो बच्चे आप ही के हैं, तो क्या हम वो रीबिल्ड कर सकते हैं रिलेशनशिप उनके साथ? ओके, जो नॉर्मली क्या होता है, अगर मेरे पेट में दर्द है तो मुझे पता लगेगा कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर मेरा कहीं कट गया है, मेरी हड्डी टूट गई है, तो मुझे पता लगेगा कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन मन के खेल में पता नहीं लगता कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो एक एक व्यक्ति के लाइफ में कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं या मन की ऐसी कौन सी जो चाल है या उसके बॉडी का जो कौन सा रिएक्शंस हैं, अगर ऐसे आए तो उसको पता लगे कि मुझे डॉक्टर हरदीन के पास जो है कि जाना चाहिए, वो किस तरीके के सिम्टम्स निकल के आते देखिए, अगर मैं सिम्टम्स बात करूं, आपके कहीं पर भी कोई भी अगर आपकी फीलिंग्स या कोई किसी प्रकार की सोच या कोई चेंजेस जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो परसिस्टेंटली लगातार आप महसूस कर रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आपके नॉर्मल से थोड़ा हट के आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, वो एक सबसे बड़ा साइन है टू एड्रेस और गो टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। से फॉर एग्जांपल, अगर आप लगातार परसिस्टेंटली आपका मूड इफेक्ट हो रहा है, इरिटेबल रह रहे हो, चिड़चिड़े रह रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उदासी की तरफ मन जाता है, नींद अफेक्ट हो गई, सडनली कम आने लगी या ज़्यादा आने लग गई, भूख अफेक्ट हो गई, बहुत खाने लग गए, बहुत कम खाने लग गए, शरीर में थकावट महसूस करना, थके थके रहना, ध्यान ना लग पाना,
कोई मन में बहुत नेगेटिव विचार आ जाना, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें पहले तो नहीं थी, मगर ये चीज़ें अब सडनली कहाँ से आ गई हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक एक इंडिकेशन दे रही हैं दैट यू कैन गो सीक अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। कोई ऐसी चीज़ है माइंड में जो स्ट्रेस की तरह चली जा रही है, कोई ऐसी बात जो माइंड में 24/7 एक पिक्चर की तरह चली जा रही हो, कोई फैमिली में, कोई काम में, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई हो जिससे आपको परेशानी हो रही हो, लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ हो, कि लाइफ में बहुत बदलाव आया हो, जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, जो आपको लग रहा है उस कारण से आप अपने काम पे नहीं अपना एफिशिएंटली नहीं काम कर पा रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पा रहे। सो कोई भी डिविएशन आपके नॉर्मल से हट के कोई चीज़ हो रही है, लगातार हो रही है, वो एक बहुत बड़ा साइन है कि हम हेल्प ले सकते हैं। अगर वो ऐसी तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं और वो आप जैसे डॉक्टर के पास नहीं आए तो रिजल्ट क्या हो सकता है? रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से कि क्या है, बट येस आजकल के टाइम में डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि लोग बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मूड में उदासी रहना, चाहे हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक भी है, मगर फिर भी उदास उदास रहना, मन ना लगना, इंटरेस्ट कम हो जाना, या आप देखोगे कि बहुत लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। एंग्जाइटी की अगर मैं बात करूं, हम सब लोग आजकल की करंट टाइम्स में इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, लाइफ ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी सब कुछ होना चाहिए, अभी रिपोर्ट होनी चाहिए, अभी ईमेल होनी चाहिए, अभी कॉल होना चाहिए, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आना चाहिए। 10 आवर्स, 9 आवर्स, 12 आवर्स सब काम को दे रहे हैं, सब एक एक कंटिन्यूस, मैं बोलूँगी गो पे हैं, कि कहीं ब्रेक नहीं है। तो जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि वेकेशन चले जाएं, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग टाइम ले जाएं, वो इसीलिए चाहिए बिकॉज हमारा ब्रेन रेस्ट भूल गया है, उसको पता ही नहीं है। दिन के 9 घंटे आपने काम किया, खाया पिया सो गए, फिर 9 घंटे शुरू हो गए, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा अपने आप से कनेक्ट होने के लिए या अपने आसपास चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए। तो इतनी फास्ट पेस लाइफ में प्रेशर बिल्ड होना, एंशियस होना बहुत कॉमन ली आप देखेंगे कि बहुत लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंग्जाइटी सिर्फ एक जनरल टर्म है, बट एंग्जाइटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप बहुत कोई किसी को हो सकता है बहुत पैनिक अटैक्स आ रहे हों, पैनिक मोड में जा रहे हों, और बहुत तरीकों से ये एंग्जाइटी को जानलेवा भी है, एक्सपीरियंस। ये जानलेवा भी है। नहीं नहीं, जानलेवा नहीं है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको लग सकता है जब बहुत एक्सट्रीम एंग्जाइटी होती है, क्योंकि उसके सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जहाँ आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बहुत कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स आ सकती है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लग सकता है कि अरे व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी। सुसाइडल मोड की तरफ भी जा सकते हैं। जा भी सकते हैं, मगर पैनिक अटैक में यूजुअली आप ये एक्सपीरियंस करोगे, बट देन यू कम टू नो कि इट वाज जस्ट एंग्जाइटी विच हैड अक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो पैनिक अटैक या इन तरीकों से रिफ्लेक्ट हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये थी हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हर्लिन, और जिससे भी हमने बहुत थोड़ी बात की, बहुत सारी बातें हमारी रह गई हैं, और लेकिन समय के अभाव के कारण इस प्रोग्राम को हमें यही बंद करना होगा। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। थैंक यू।